ये आपातकाल का वह दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जाता है। किस तरह से विक्रम मलकानी जी ने देखा, जिनके पिता एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और उन्होंने उस दौर को किस तरह से जिया और आज वो 50 साल बाद उस दौर की यादों को किस तरह से लोगों को। जब ये इमरजेंसी अनाउंस की गई 25 जून 1975 को, तो मैं तब 8 साल का था। परिवार में 5 लोग थे और मैं सबसे छोटा था उनमें से। तो क्या क्या हुआ, मेरी माँ ने हम तीनों बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा। किस तरीके से मेरे पिताजी सिर्फ वही थे घर में पैसे कमाने वाले, तो वो 21 महीने जेल में गए और मेरी माँ ने किसी तरह घर चलाया हम सबकी पढ़ाई को। हमने इमरजेंसी के बारे में, जैसे मुझे 20 साल से अधिक जर्नलिज्म में हो गया, बहुत सारे लोगों से सुना है। जो मीसा की पेंशन ले रहे हैं लोग, उनसे सुना है, या जो पॉलिटिशियन थे उनके बच्चे सुनाते हैं, जो आजकल कोई एमएलए एमपी है वो सुनाते हैं। लेकिन पत्रकारों पे क्या बीत। जितना मैं जानता हूँ, अगर किसी पेपर को उन दिनों में, उन 19-20 महीनों में चलना था, तो उनको सरकार की लाइन थी। तो आपकी जो पहली पीढ़ी थी आपके पिताजी वाली, जन्म पाकिस्तान, शायद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया हैदराबाद जो था वहाँ हुआ था, तो उन्होंने विभाजन देखा, फिर आपने इमरजेंसी देखी। अभी वाली पीढ़ी क्या कर रही है? मैं तो समझता हूँ कि जो उन्होंने देखा पार्टीशन के टाइम, वो तो बहुत ही भयानक होगा। उसके बाद इमरजेंसी भी कई लाखों लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी। पूरे देश पे तो प्रॉब्लम तो पूरे देश पे था, लेकिन जैसे मेरा परिवार और ऐसे 1 लाख से ज़्यादा परिवार थे जिनकी ऐसी हालत हुई कि घर पे कोई कमाने वाला नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। आज के इस खास वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम के मलकानी जी। विक्रम जी भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 3 दशक से भी अधिक का अनुभव रखते हैं। अनुभव आपको भारत केंद्रित थिंक टैंक इंडियन सेंचुरी राउंड टेबल में एसोसिएट डायरेक्टर का भी है। लेकिन इसके अलावा अगर अनुभव की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंक में लगभग 20 साल तक काम करना, बहुत सारा अनुभव है। लेकिन आज हम विक्रम मलकानी जी से बात करेंगे उनके इमरजेंसी से जुड़े अनुभव की। यह आपातकाल का वह दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जाता है। किस तरह से विक्रम मलकानी जी ने देखा, जिनके पिता एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और उन्होंने उस दौर को किस तरह से जिया और आज वो 50 साल बाद उस दौर की यादों को किस तरह से लोगों के सामने रखते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका आज फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के लिए। विक्रम सर, आप लगातार लिखते रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर अंग्रेजी के, तो आज हम आपके तासुरात से रूबरू होना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं इमरजेंसी, जिसे डेमोक्रेसी का काला अध्याय कहा जाता है भारत में। जी, अपने अनुभवों से हमें आज रूबरू करवाइए सर, प्लीज। जरूर। मैं जब ये इमरजेंसी अनाउंस की गई 25 जून 1975 को, तो मैं तब 8 साल का था। परिवार में 5 लोग थे और मैं सबसे छोटा था उनमें से। तो क्या क्या हुआ, मेरी माँ ने हम तीनों बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा। किस तरीके से मेरे पिताजी सिर्फ वही थे घर में पैसे कमाने वाले, तो वो 21 महीने जेल में गए और मेरी माँ ने किसी तरह घर चलाया। हम सबकी पढ़ाई को भी देखा। मेरे भाई ने तो स्कूल पूरा कर लिया था, लेकिन मेरी बहन और मैं अभी भी स्कूल में ही थे। मैं तो सिर्फ 4th क्लास में था। तो हम कितना कुछ तो समझते नहीं थे, किस किस किस्म की सेंसरशिप थी अखबारों पे। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो थे उसी समय। तो उस टाइम तो ऐसा ही था कि वो जो सरकार बोले वही लिखते या वही बोलते थे या वही दिखाते थे। मीडिया में जो भी बड़े बड़े अखबार थे, जब मुझे याद है, मुझे बाद में ही मालूम पड़ा कि उस रात को 25 जून की रात को बहादुर शाह जफर मार्ग जो दिल्ली में है, जहाँ पे सब बड़े अखबारों के दफ्तर है, उनकी लाइट सप्लाई बंद कर दी गई कि अगले दिन सुबह पेपर ना पब्लिश हो सके। अब मेरे पिताजी उस समय 2 अखबारों के चीफ एडिटर थे। एक थी वीकली ऑर्गेनाइजर जो अब भी चल रही है, और एक थी डेली मदरलैंड जो 1900
70 में शायद शुरू हुई थी या 1971 में, और 4 साल चली। जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तब तक चली। तो जितना मुझे मालूम है, इंग्लिश डेलीज में दिल्ली में सिर्फ मदरलैंड अगले दिन पब्लिश हुई थी, क्योंकि उनका ऑफिस बहादुर शाह जफर मार्ग पे नहीं, कहीं और था। तो गलती से सरकार ने उधर पावर सप्लाई बंद करना भूल गए, या नहीं किया, उन्होंने सोचा है नहीं। विक्रम जी, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि हमने इमरजेंसी के बारे में, जैसे मुझे 20 साल से अधिक जर्नलिज्म में हो गया, बहुत सारे लोगों से सुना है। जो मीसा की पेंशन ले रहे हैं लोग, उनसे सुना है, या जो पॉलिटिशियन थे उनके बच्चे सुनाते हैं, जो आजकल कोई एमएलए एमपी है वो सुनाते हैं। लेकिन पत्रकारों पे क्या बीती, आज अपन इस एपिसोड को, इस बातचीत को इसी पे फोकस रखेंगे कि एक वो वर्ग था, वो साथी थे जो कहीं जो पत्रकार मीडिया से राजनीति में कन्वर्ट हो गए, वो तो थोड़े मालामाल हैं, लेकिन बाकी में क्या बीता, तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा सर। तो जितना मैं जानता हूं, अगर किसी पेपर को उन दिनों में, उन 19-20 महीनों में चलना था, तो उनको सरकार की लाइन ही लेनी पड़ती, नहीं तो वो बंद हो जाते, नहीं तो उनके चीफ एडिटर्स शायद जेल में चले जाते। जैसी हैरेसमेंट हो रही थी, तो जितना मुझे लगता है, अब मैं तो, जैसे मैंने कहा, मैं सिर्फ 8 साल का था, और जब इमरजेंसी बंद हुई, इलेक्शन हुई, तो मैं 10 साल का था। तो पेपर तो मैं पढ़ता नहीं था, बट जितना मैंने समझा है, उसके बाद इमरजेंसी की काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि मेरे परिवार पे भी बहुत असर हुआ। तो ये मैं समझा कि अगर कोई सरकार की बात ना माने, ना सुने, ना बोले, तो वो पेपर तो चलता नहीं। जैसे कोई प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, पर मुझे तो पक्का है कि हमारे घर पे फ़ोन भी टैप होता होगा, और वो बहुत सारे हज़ारों लोगों के घर पे भी होता होगा। तो बात घर में बोलना भी मुश्किल था, परिवार वालों में, दोस्तों में कोई बोल दे, लेकिन बाहर बोलना तो था, तो कोई भी जेल जा सकता था। और मीसा, जब उस टाइम मीसा के अंडर वो सरकार जब लोगों को जेल में डाल रही थी, तो वारंट की भी जरूरत नहीं। मेरे पिताजी जब गए, तो रात को 12 बजे के बाद पुलिस आई। जून में तो दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, तो हम बाहर, घर के बाहर आंगन में सोए थे। तो गेट उन लोगों ने खटखटाया, मेरे माता पिता दोनों जाग गए, और पास के पुलिस स्टेशन से लोग आए थे और बोला कि चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। तो मेरी माँ ने उनसे पूछा क्यों, तो उन लोगों ने बोला मलकानी जी जानते हैं। तो फिर मैं और मेरी बहन सबसे छोटे थे, हमको मालूम भी नहीं पड़ा कौन आया, कौन उनको लेके गया। और हमारे घर के पीछे के दरवाजे से एक पड़ोसी थे जो वकील थे। तो मेरी माँ को लगा कि इनको अकेला नहीं भेजना चाहिए, तो वो रात को 1-1:30 बजे निकली उनके घर जाके उनको बोलने के लिए कि आप भी इनके साथ पुलिस स्टेशन आओ। तो उन्होंने देखा कि घर के पीछे भी पुलिस ने घेर लिया था। तो वो सोच रहे थे मेरे पिताजी शायद भाग जाएंगे, जो ऐसा कभी होता ही नहीं। तो जी, और पुलिस वालों ने कहा कि मलकानी जी जानते हैं, तो हो सकता है उनको पहले अंदेशा हो कि मैं जिस तरह की पत्रकारिता कर रहा हूँ उसमें जेल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको जब पुलिस स्टेशन ले गए, तो उसके बाद हमें तो बताया भी नहीं किधर लेके जा रहे हैं। हमको कई दिन बाद मालूम पड़ा कि वो हरियाणा में रोहतक में एक जेल में है। तो ना वारंट, ना बताना कब लेके जा रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 21 महीने जेल में रहेंगे। कुछ और लोग तो उससे पहले निकल आए थे, बट मेरे पिताजी की रिलीज हुई थी मार्च 1977 में। इलेक्शन रिजल्ट आई, कांग्रेस हारी उसके बाद। जी, तो रोहतक जेल का आपने जिक्र किया, तो मैं चंद्रशेखर की जेल डायरी पढ़ रहा था, जो उन्होंने पटियाला जेल में लिखी। 2 खंडों में है। साथ ही एल.के. आडवाणी जी का नजरबंद लोकतंत्र, अगर आप पढ़ें किताब, तो उसमें भी रोहतक जेल का उल्लेख है कि ये नेता सारे पहले रोहतक जेल ही लाए गए थे। जी, तो आपके पिताजी भी वहां रहे, तो क्या अनुभव बताते थे? तो रोहतक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था, जिसमें सब लोग आते थे और सबके परिवार आते थे। तो जैसे एक जनरल कंपार्टमेंट हो रेलवे की, वैसे था, जहां कुर्सी मिल जाए बैठ जाओ और बात कर लो। तो हम दो तो छोटे थे, मेरा भाई तो तभी 17 साल का था, मेरी बहन और मैं 10 और 8 साल के थे। हम दोनों के लिए तो जैसे आउटिंग हो जाती थी, स्कूल आधा दिन मिस करो, इधर जाओ। और जेल का खाना तो हम समझ सकते हैं किस किस्म का होगा, तो हमारे घर से भी खाना बनता था और हम सब साथ बैठ के खाते थे। तो रोहतक में ऐसा था। उसके बाद वो हिसार गए थे। हिसार काफी दूर है दिल्ली से,
तो उधर तो अलग किस्म का माहौल था। उनको एक कमरे में बिठा के हमारे साथ बात करवाते थे और सामने जेल के कुछ लोग सुनते थे हमारी बात। तो एक बार मैं तो जी छोटा था काफी, तो मैं कुछ उनके कान में बोलने लगा धीरे से, तो जेल का जो ऑफिसर था उसने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, जो बोलना है जोर से बोलो। तो उनको शक था कि एक बच्चे के थ्रू वो कुछ कुछ संदेश देना है तो दे देंगे। तो मेरी माँ ने बोला कि बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन फिर भी उस जेल के ऑफिसर ने बोला नहीं, जो बोलना है जोर से बोलो। तो हिसार में ऐसा माहौल था। उसके बाद वो तिहाड़ आए और तिहाड़ के बाद वापस रौता, उसके बाद रिलीज हुए। जी। तो आपके पिताजी जब रोहतक जेल, वैसे इमरजेंसी अपन पढ़े तो सबसे नजदीक यही थी कि इंदिरा जी की नजर रहे कौन, तो वहां न केवल आडवाणी जी, चंद्रशेखर जी, इवन पीलू मोदी जी, राजनारायण, जिनके केस के कारण ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ 1975 में, वो भी उसी जेल में थे। और आपके पिताजी के आर मलकानी साहब, जो बाद में पॉलिटिशियन बने, राज्यपाल रहे, शायद पुडुचेरी के राज्यपाल थे लास्ट में, जहां तक मेरी स्मृति जाती है। तो क्या और अनुभव बताते थे वो? उन्होंने तो एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मिडनाइट नॉक। तो वो मैंने उसी समय बचपन में पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कभी कभी, जैसे मैंने अपना जो भी यादें थी इमरजेंसी की, तो 25 जून 2015 को मैं अपना काम पूरा करके शाम को वापस आया और सोचा कि मैं ये सब लिख क्यों ना लूं। तो उस टाइम मैंने जो याद आया सब लिख लिया, कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिया। और उस टाइम तो मेरा ब्लॉग भी नहीं था, मैंने ईमेल कर दिया कुछ घर के लोगों को, कुछ दोस्तों को। उसके 2 साल बाद जब मैंने ब्लॉग शुरू किया तो ब्लॉग में मैंने लिखा, और फिर जैसे ही यादें आती गई वैसे मैं लिखता गया। तो उस समय कभी कभी मैंने उनकी किताब को रेफर किया कि क्या लिखा है, क्या बोला है, जो मुझे याद है वो वैसा ही है या नहीं, क्योंकि उनकी किताब तो उस इमरजेंसी के सीधा बाद लिखी गई थी। तो ये यादें हैं। दूसरी है स्कूल की यादें कि हम स्कूल में जाते थे। अब मेरा स्कूल था हुमायूं रोड पे और मेरी बहन का बाराखंबा रोड पे। और हम मेरे मामा थे दिल्ली में, उनकी गाड़ी आती थी हमको लेने, और हम दोनों को, पहले मुझे लेके फिर मेरी बहन को लेके फिर घर जाती थी, फिर हम सब एक साथ जेल जाते थे। तो वो यादें हैं मुझे कि स्कूल से मुझे परमिशन लेके जल्दी निकलना पड़ता था। और बात ऐसी थी कि मैं 8-9 साल में कितना रिस्पॉन्सिबल होता, तो मैं तो स्कूल में घूमता रहता था और फिर मेरे मामा का ड्राइवर आके पूरे स्कूल के चक्कर काटता था कि कहाँ मैं मिल जाऊं, और फिर मुझे लेके जाता था। मेरी बहन बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल डिसिप्लिन, स्कूल के गेट के बाहर रुकती थी पहले से ही। जी जी। तो आपकी जो पहली पीढ़ी थी आपके पिताजी वाली, जन्म पाकिस्तान, शायद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया, हैदराबाद जो था वहां हुआ था, तो उन्होंने विभाजन देखा, फिर आपने इमरजेंसी देखी। अभी वाली पीढ़ी क्या कर रही है, क्या देख रही मैं तो समझता हूँ कि जो उन्होंने देखा पार्टीशन के टाइम, वो तो बहुत ही भयानक होगा। उसके बाद इमरजेंसी भी कई लाखों लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी। पूरे देश पे तो प्रॉब्लम तो पूरे देश पे था, लेकिन जैसे मेरा परिवार और ऐसे 1 लाख से ज्यादा परिवार थे जिनकी ऐसी हालत हुई कि घर पे कोई कमाने वाला नहीं हो। तो वो सब हिस्ट्री हमको याद रखनी चाहिए। पार्टीशन ठीक है, हम सब लोग अभी जो देश की पॉपुलेशन है वो तो पार्टीशन के, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो पार्टीशन के बाद पैदा हुई है, मेजॉरिटी है। लेकिन ये हिस्ट्री की नॉलेज हमको होनी ही चाहिए। और बार बार जैसे इस सरकार ने बोला कि ये संविधान हत्या दिवस है, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, दिल्ली में हो या किसी राज्य में हो, वो कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे हम, जैसे हमारा बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद हो जाए, या हमको डर हो कि अब क्या होगा जो मैंने ये ट्विटर पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे लिख दिया। तो वो, इसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी में क्या हुआ, और संविधान हत्या दिवस बोलना और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या और लोग आके उसके बारे में बोले, तो ये अवेयरनेस मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, आपको क्या लगता है सर, आप देश दुनिया में रहे हैं, इतनी बड़ी जगह काम किया है, क्या उपाय अपनाने चाहिए कि चूंकि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुए इसको लेके कि भी मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी अब कई तरह की व्याख्याएं कर चुका फंडामेंटल राइट्स की,
लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी कहीं पीछे खड़े नजर आते हैं, एक व्यवस्था उनसे बड़ी भारी नजर आती है, खास करके ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की और कुछ नेताओं की। कैसे सोचते हैं कैसे बदल सकती है, चूंकि आपके फादर पॉलिटिशियन रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, आप बदलना किस किस बात को? मैं कह रहा हूं इस व्यवस्था में अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी को डर है, तो उसे डर किस बात का है, डर कब खत्म हो गया, कैसे मुझे खत्म हो सकता है कि एक अधिकारी साइन करके आदेश निकालेगा, एक एक एसपी लिख देगा या एक आईएएस लिख देगा, तो फिर तो जैसा मैंने कहा, पहले तो हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए कि 50 साल भी बहुत बहुत पहले था, लेकिन 50 साल पहले क्या हुआ था ये हमको मालूम होना चाहिए। और अभी तो कई सारी किताबें निकली गई हैं, उस टाइम भी लेट 70s में आई, फिर 40 साल पूरे होने पे एक कूबी कपूर की बुक आई इमरजेंसी, उसके बाद कई सारी आई हैं। तो एक तो हमको मालूम होना चाहिए, सब लोग इतनी किताबें पढ़ते नहीं है, मेरा तो पूरे परिवार से संबंध है तो मैंने कई सारी पढ़ी हैं, लेकिन ये हमको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ कम नहीं कि हमने हेडलाइंस पे देख लिया क्या है, उससे ज्यादा होनी चाहिए कि हम समझ सके कि अगर कोई सरकार कुछ ऐसा कदम उठा रही है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो हमको मालूम तो होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है। जैसे 30 साल से ज्यादा हो गए, 1988 में एक सरकार तभी तो पावर में थी, 400 से ज्यादा सीट्स थी, तो उस समय एक बिल आया था डिफेमेशन बिल, जिसकी बात आजकल लोग ज्यादा करते नहीं है, लेकिन डिफेमेशन बिल था एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इमरजेंसी थी। ये और बात है कि इतने प्रोटेस्ट हुए, कितने जर्नलिस्ट आके राजपथ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार को पीछे लेना पड़ा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता था इंडियन डेमोक्रेसी पे। उसके बाद कभी कभी हमने ये देखा है कई राज्यों में, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं, कोई कुछ कार्टून भेजा या कोई व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया या कोई ईमेल किया, तो उसमें उनको जेल में डाल देते हैं। जो ये देखना चाहिए क्या लिखा है, अगर कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल है या किसी के कुछ हिंसा कुछ प्रमोट करे, वो और बात है, लेकिन रीजनेबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए। तो वो लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं, और हमको भी अपनी लिमिट्स रखनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान में ही जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गहलोत, वो इसका कांग्रेस विरोध करती है कि साहब ये बिल का, लेकिन उन्होंने ही कई गिरफ्तारियां करवाई यहाँ पे पत्रकारों के। उनके शासन में सबसे ज्यादा मुकदमे पत्रकारों के खिलाफ हुए। तो कैथनी और करनी में तो अंतर निश्चित तौर पे नजर आता है सर। अब क्या लगता है सर कि एक ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति इस तरह से अगर सरकारी राजद्रोह जैसी भाषा या जैसे धारा का इस्तेमाल करते हुए जेल में डाला जाता है, तो परिवार फिर इकोनॉमिकली कैसे चलता है? तो सरकार के लिए क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, आपने सवाल क्या बोला? मैंने कहा सरकार जैसे राजद्रोह जैसा आरोप लगाते हुए अगर किसी जेल में डाल देती है एकमात्र कमाने वाले को, तो परिवार कैसे सरवाइव कर पाता है? ये मुश्किलें तो डेमोक्रेसी में हो ही सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि हमको हमारे अधिकार क्या है वो मालूम होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये सच है कि परिवार के लिए काफी कुछ मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनको अपने राइट्स मालूम हो तो फिर कोर्ट्स तो है। जी बिल्कुल। तो यही मैं आपके अनुभव जानने के लिए ही आज इस वीडियो पे, चूंकि आपका एक आर्टिकल पढ़ा और ये आर्टिकल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है उस लिंक में भी देख सकते हैं कि मलकानी साहब ने किस तरह से अपने अनुभवों को साझा किया है। साथ ही हमें सर आज वीडियो पे आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।